आज का हमारा टॉपिक है मौर्य काल। और ये जो मौर्य काल है, इसके पहले हमने वीडियो बनाया था कि सिकंदर के अटैक तक का जो सफ़र है, हमने इतिहास में कैसे तय किया। जो हड़प्पा सभ्यता से शुरुआत होकर और राजनीतिक अवस्था को प्राप्त हमने किया, और राजनीतिक अवस्था के प्राप्त करने के बाद जो बाहरी आक्रमण हुए, और उसके बाद जो सिकंदर के आक्रमण के बाद जो धनानंद था, नंद वंश का जो राजा था, नंद वंश का जो आखिरी शासक था वो था घनानंद। और घनानंद के समय ही घनानंद एक अलोकप्रिय शासक था, क्योंकि घनानंद के पास आर्थिक संपन्नता थी, लेकिन वो लोक कल्याणकारी न होने के कारण एक जो मगध साम्राज्य था, मगध साम्राज्य में उसका जनमानस में उसका प्रभाव न था। और इस प्रभाव के न होने के कारण चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त ने घनानंद को समाप्त किया, और घनानंद को समाप्त करने के बाद मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो ये जो मौर्य साम्राज्य है, एक तरह से हम देखेंगे हर्यक वंश के बाद जो धीरे धीरे जो वंश अनुक्रम हुआ, उन सभी में सबसे ज्यादा अगर मगध साम्राज्य में लोकप्रिय हुआ, या मगध साम्राज्य में जिसका सबसे ज्यादा प्रभाव है, इतिहास है, जिसका एक कला है, वो मौर्य कला में हमें दिखाई देती है, मौर्य काल में दिखाई देती है। तो इस मौर्य काल का जो काल है वो है 322 BC से लेकर 185 BC तक। इसका हम जान लेते हैं कि इसका जो पहला शासक था वो था चंद्रगुप्त मौर्य, और जो मौर्य काल का आखिरी शासक था वो था बृहद्रथ। बृहद्रथ की हत्या करके, और उसके बाद शुंग वंश आया, शुंग के बाद कर्ण वंश आया, और उसके बाद अन्य सारे वंश आए। तो ये मौर्य काल जो चंद्रगुप्त मौर्य से चला और बृहद्रथ तक समाप्त हुआ, और इसकी अवनति जो हुई वो अशोक के बाद शुरू हो गई। तो एक भव्य और एक शक्तिशाली राजनीतिक ढांचा, जिसने लगभग उस समय के अधिकांश भारत के भौगोलिक स्थल को जिसने एक राजनीतिक रूप दिया, वो आखिर अशोक के बाद कैसे अवनति की तरफ बढ़ गया, और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कैसे वो उन्नति की तरफ बढ़ गया। इन सभी कहानियों को हम देखेंगे मौर्य काल में। जो परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण से हम देखेंगे कि परीक्षा के अनुसार और तत्कालीन जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग हम बताने का प्रयास करेंगे, और इसको एज ए डिस्कशन मैनर हम देखेंगे कि कैसे क्या हो सकता है। तो मौर्य काल को हम पढ़ने के लिए और इसको जानने के लिए हम इसको कुछ भागों में बांटेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे किसी भी इतिहास को जानने के पीछे उसका स्रोत छुपा होता है। हमारे इतिहासकारों ने जहाँ से निकाला है और उसको पन्नों में उतारा है, उस स्रोत सबसे महत्वपूर्ण होता है कि ये कहाँ से मौर्य काल के इतिहास को लिखा गया है। और स्रोत के बारे में हमारी पिछली वीडियो जो है, जो हमने पूरा डिटेल्स में बताया, शायद पहली दूसरी इतिहास की वीडियो जो होंगी, जिसमें हमने बताया कि इतिहास में किस तरह के स्रोत को लिया जाता है और वो स्रोत किस तरह कारगर होते हैं इतिहास लेखन में। इन सभी को डिटेल्स में हमने बताया। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार उसको देखिए, इसी चैनल पर इतिहास में आपको मिल जाएंगे। तो ये स्रोत है। स्रोत के बाद हम शासक को देखेंगे कि जो लोकप्रिय शासक वर्ग था, जो शासक था वो कौन कौन था। जैसे आप लोग जानते हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, बिंदुसार और अशोक। बेसिकली हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो भी यहीं से पूछे जाते हैं, और लोकप्रिय शासक जो थे वो यही हुए। इन सबको इंडिविजुअली हम बताएंगे, अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे, एकदम आराम से ऐसे एक्सप्लेन करेंगे कि जिससे मौर्य काल आपका किसी भी एग्जाम के लिए पूरा क्लियर हो जाएगा। आप एक बार NCERT पढ़ें और इस वीडियोस को फॉलो करें, क्वेश्चंस लगाएं। ऑब्वियसली
आप हर एक एग्ज़ाम को अच्छा कर सकते हैं और अच्छा बना सकते हैं। तो अशोक का धम्म, सबसे पहले हम देखेंगे कि अशोक का धम्म क्या था। जैसे अशोक का धम्म, ये प्रश्न है कि अशोक के धम्म में क्या था, अशोक का धम्म क्या और उसकी प्रासंगिकता। अशोक का धर्म क्या था और उसकी प्रासंगिकता क्या। फिर मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में देखेंगे, क्योंकि मौर्यकाल एक ऐसा था जिसमें प्रशासन के लिए एक ग्राम स्तर से लेके अमात्य स्तर तक जो एक अधिकारियों की एक पूरी श्रृंखला मिलती है, क्योंकि इतने बड़े भूभाग पर एक केंद्रीकृत राजनीतिक व्यवस्था को कायम रखना, और वो भी उस युग में जिस समय संचार के साधनों का इतना कम विकास हुआ था, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो ये कैसे संभव हुआ, हमारा मौर्यकालीन प्रशासन कैसे चलता था, कौन से अधिकारी थे, उनकी क्या जिम्मेवारियां थीं, और ये प्रशासन में किस तरह की भूमिका निभाते थे, इन सारे प्रश्नों का उत्तर मौर्यकालीन प्रशासन में हम देंगे। फिर मौर्यकालीन कला, ये इंडिविजुअली आर्ट एंड कल्चर में भी हम पढ़ेंगे, और ये मौर्यकालीन कला क्या क्या था और उससे क्या प्रश्न आते हैं और उसके बारे में हम जानेंगे। और फिर एक ऐसा भव्यशाली राजनीतिक व्यवस्था जो इतिहास में शायद पहली बार इस तरह के राजनीतिक केंद्रीकृत व्यवस्था जो देखने को मिली, उसका पतन कैसे हो गया, आखिर ऐसे क्या कारण थे, ऐसे क्या परिस्थितियां थी कि इसका पतन हो गया। इन सब के बारे में हम डिटेल्स एक एक चीज़ में देखेंगे। अगर आपने वीडियोस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स को दें, ताकि हम अपने वीडियोस को इम्प्रूव कर सकें और परीक्षा उपयोगी बना सकें। तो इस प्रकार सबसे पहले हम स्रोत की तरफ चलते हैं। हाँ, अब हम देखेंगे मौर्यकाल के स्रोत के बारे में। जो स्रोत है उसको 3 भागों में हम डिवाइड करेंगे। एक तो साहित्यिक साक्ष्य, कि हमारे पास साहित्यिक साक्ष्य क्या है, मतलब कौन कौन सी पुस्तकें हैं ऐसी है जो मौर्य काल पर है या मौर्य इतिहास पर है। तो साहित्यिक साक्ष्य पर हम देखेंगे एक अर्थशास्त्र, और आप लोग जानते हैं कि अर्थशास्त्र के जो रचयिता हैं वो है कौटिल्य। देखिए, इसमें से मूल रूप से कोई भी पुस्तक उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसके बाद के रचनाकारों ने इन पुस्तकों का उद्धरण किया है और इन पुस्तकों के आधार पर अपनी टीकाएं लिखी है और अपने बुक्स लिखे हैं, जिसके आधार पर अर्थशास्त्र को संकलित किया गया या उसके आधार पर इसके इतिहास लेखन का कार्य किया गया। पुराण, जो हमारे ब्राह्मण ग्रंथ के जो पुराण हैं, आप जानते हैं कि जो पुराण है वो 18 है। तो 18 जो पुराण हैं, तो उन पुराणों का भी रचना क्रम जो है वो मौर्य काल और गुप्त काल के बीच में बहुत सारे पुराण लिखे गए हैं। तो उन पुराणों में भी मौर्य काल के जो हमारे इतिहास के जो स्रोत है, ऐतिहासिक साक्ष्य मिलते हैं। और बौद्ध और जैन जो ग्रंथ हैं उसमें भी मिलते हैं। जैसे जैन धर्म में भद्रबाहु का कल्प सूत्र है, परिशिष्ट पर्वन है, और इस तरह के जो भी है वो उससे मिलता है। अगर हम देखें विदेशी विवरण के बारे में, तो मेगास्थनीज का इंडिका सबसे महत्वपूर्ण है। इंडिका, जो मेगास्थनीज था वो सेल्यूकस का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था, और उसने इंडिका पुस्तक लिखी, और इंडिका पुस्तक में वर्णन है, जैसे पाटलिपुत्र का वर्णन। जैसे मेगास्थनीज बताता है कि जो पाटलिपुत्र था उस समय भारतवर्ष का सबसे बड़ा नगर था, 80 स्टेडिया लंबा था, 20 स्टेडिया चौड़ा था। तो इस तरह का जो वर्णन है, पाटलिपुत्र की भव्यता का जो वर्णन है वो मिलता है। उसने ये भी लिखा कि पाटलिपुत्र का जो प्रशासन था वो कैसे चलता था। जो पाटलिपुत्र का प्रशासन था वो 30 सदस्य, जो एक समिति थी 30 सदस्य का, जो डिवाइड था कितने में, 6 भागों में। जो 6 भागों में डिवाइड था वो करती थी। 6 भागों में जो डिवाइड था वो इंडिका को ये करता था।
जो ये था उसने लिखा था कि 30 सदस्य जो थे वो 6 भागों में थे, जिसमें से कोई वाणिज्य देखता था, कोई था जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र को देखता था और इस तरह के 6 समितियां बनी हुई थी जो पाटलिपुत्र के प्रशासन को देखती थी, जो 30 सदस्यीय समिति थी। तो एक ऐसा उस समय का जो कहते हैं कि शहर जो भारतवर्ष का सबसे बड़ा शहर हो और उसके प्रशासन के लिए इतनी सुनियोजित व्यवस्था हो, तो ये इंडिका के द्वारा हमें मिलती है, जो हमारे मौर्य काल में उपलब्ध था। उसके अलावा ये भी मिलता है कि जो सेना थी, वो सेना था वो भी 30 सदस्यीय एक समिति द्वारा चलाया जाता था, जो 5 भागों में बटी हुई थी, 5 भागों में बटी हुई थी, जो रथ, गज और भी जो बहुत सारे भाग थे, थल और इन सब भागों थे, जो सप्लाई के भाग थे, इन सबों को देखता था वो। तो इस तरह के जो था, और ये सब इंडिका शहर में मिलता है। तो उसके अलावा जो हमारा था जस्टिन ने सैंड्रो कोर्टस नाम के एक नाम का उल्लेख किया है मौर्य काल में, जिसको बाद में विलियम जोन्स ने इस सेंड्रोकोटस को चंद्रगुप्त मौर्य ही माना। अर्थात जिस जस्टिन ने सेंड्रोकोटस का उल्लेख किया है, वो सेंड्रोकोटस विलियम जोन्स के अन्वेषण में वो चंद्रगुप्त मौर्य का ही नाम था। तो जो ये थे स्ट्रबो, कार्टियस, मेगास्थनीज और इन लोगों के जो विदेशी विवरण हैं, वो भी स्रोत के रूप में उपयोग किए जाते हैं मौर्य काल के इतिहास लेखन के लिए। और पुरातत्विक साक्ष्य पर जाते हैं। पुरातत्विक साक्ष्य वो है जो गैर साहित्यिक है। गैर साहित्यिक का अर्थ है जो अभिलेख हो, भवन हो, भग्नावशेष हैं, मुद्रा है वहाँ पे, या ऐसी कोई भी फिजिकल जो चीज़ें हैं जो उस काल की थी, जो कार्बन डेटिंग के पद्धति से जो प्राप्त हुई है कि वो मौर्य काल की थी, उसके अन्वेषण से जो प्राप्त है वो पुरातत्विक साक्ष्य है जिसको इतिहास लेखन में उपयोग किया गया। जैसे सबसे पहला चीज हम देखेंगे कि मौर्य काल में काली पॉलिश वाले मृत भांड उपयोग किए जाते थे। जैसे ये मृत भांड जो है वो हमारे काल क्रम को निर्धारित करने में और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो जो काली पॉलिश वाले मृत भांड थे वो मौर्य काल में उपयोग किए जाते थे। इसका मिलना मौर्य काल को बताता है। मौर्य काल में काली पॉलिश वाले मृत भांड उपयोग करते थे। जो मुद्रा थी वो आहत मुद्रा थी, अर्थात पंच मार्क क्वाइन, एक ऐसा क्वाइन जिस पर एक पंच कर दिया जाता था और उस पर एक आकृति बना दिया जाता था, और वो मुद्रा जो प्रचलन में था वो मौर्य काल में था। ये मिला है। भवन जो थे स्तूप मुद्रा, जैसे वहाँ पे है पटना में है, अगमकुआं में है, वहाँ पे लकड़ी के भवन मिले हुए हैं जो अशोक के सबसे बड़े भवन के रूप में दिखाया जाता है, बताया जाता है। या और भी जो भी हैं अशोक के अभिलेख हैं। अशोक, आपको मालूम है कि अशोक के बहुत सारे शिलालेख हैं, अभिलेख हैं। तो उन सबों से भी क्या होता है कि हमें मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलता है, और इन सब का हम डिटेल्स में स्टडी करेंगे। ये स्रोत हैं, एक जनरलाइज स्रोत है कि हमें कहाँ से इतिहास लेखन के लिए स्रोत प्राप्त हुए जो मौर्य काल के बारे में बताते हैं। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या एक बार इसको देख सकते हैं। तो ये हमारा स्रोत हो गया। अब इसके बाद हम मौर्य काल के वीडियो की श्रृंखला के अगले क्रम में हम मौर्य काल के बाकी कहानी को जानेंगे, बाकी बातों को जानेंगे, बाकी परीक्षा उपयोगी तथ्यों को जानेंगे, उसके विश्लेषणात्मक रूपों को जानेंगे, और वो हमारे अगले वीडियोस में आएगा। तो आप कृपया एक बार इसको देख लें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।